हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक का डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, जिसको हम हिंदी में सारणिक कहते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। आज हम यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी बेसिक चीज़ें होंगी और कुछ जो भी एग्जाम्पल होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग थ्री चैप्टर का जो अभी यानी मैट्रिक्स जो चैप्टर था उसका हम पूरा कॉन्सेप्ट प्लस उसका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लिए और समझ लेते हैं तो आपको आगे चलकर जितना भी सारा क्वेश्चन है इससे संबंधित हमको करना है उसमें कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ पिछली कक्षाओं में जो पढ़े हैं, जैसे कि आप व्यू के बारे में पढ़े हैं या रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मान लेते हैं हम उसमें पढ़े थे ये भी कि जब भी कोई समीकरण के रूप में अगर दे दिया जाता है तो उसका अद्वितीय हल होता है। इसके रूप में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हैं, क्लास 11 में भी बहुत सारा उसमें से संबंधित पॉइंट को क्लियर किया गया है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर दे दे ax1, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू हम इसको कह दें c। यहाँ पे इसको कह दें क्या, a2x प्लस b2y इक्वल टू, इसको हम क्या कह दें c2, इसको c1 कह देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसका अगर हम सारणी तैयार करते हैं तो क्या होगा, a1 b1 a2 b2, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा x y, और बराबर में हमारा कितना आ जाएगा c1 c2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि हम पिछले चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन हम बनाए भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए, अब एक इसी से एक रिलेटेड और हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, जैसे मतलब हम कह दिया जाए a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे हम जानते हैं कि जब इस फॉर्म में कोई भी अगर रैखिक समीकरण आ जाता है तो उसका कितना हल होता है, उसका अद्वितीय हल होता है, समझ में आ रहा ना, या केवल एक हल होता है हम कह सकते हैं। तो इस रूप में आ गया तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो जब इसका अद्वितीय हल होगा तो हम यहाँ से हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना a1 b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 b1 होगा ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब यह चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a1 b2 और ये प्लस में इधर आएगा तो a2 b1 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जो ये किस रूप में आ गया, ये हमारा अद्वितीय समीकरण के निकाय के रूप में आ गया है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो समीकरणों के निकाय के अद्वितीय हल ज्ञात करती है। ये क्या करती है, अगर कोई भी समीकरण हो उसका ये क्या करेगा, अद्वितीय हल ज्ञात करेगी, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यह जो है यह जो अवयव a इक्वल टू किस रूप में, यानी इस रूप में हमको देगा या a1 b1 a2 b2, और इससे यह क्या होगा, संबंधित होगा, से संबंधित है और इसे ए का सारणिक कहते हैं। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में तो फिर समझते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया हो, हम लोग पिछले क्लासों में इन पिछले चैप्टर के में
ये सारा चीज़ हम कर चुके हैं कि जो भी अंक रहता है उसको अलग कर लेते हैं, एक्स वाई को अलग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो रहता है उसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। फिर हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं इससे अगर निकालें a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये कौन सा शर्त है, अद्वितीय हल के लिए शर्त होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो जब इस प्रकार का आ जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो a1 b2 आई इक्वल टू कितना b1 b2 b1 हो जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो समीकरण के निकाय के अद्वितीय हल करती है, यानी कि किसका हल करता है, जो समीकरण होगा उसका अद्वितीय हल मतलब ज्ञात करने में हमारी मदद करेगी, ठीक है। और ये जो है a इक्वल टू a1 b1 a2 b2 से संबंधित है और इसे a का सारणिक कहते हैं। ये जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि a इक्वल टू इतना से यह क्या है, संबंधित है, और a को हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर सारणिक एंड डिटर्मिनेंट्स का डिफिनेशन देख लेते हैं कि सारणिक कहते किसे हैं, यह होता क्या है। तो सबसे पहले कह रहे हैं इन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम सारणी ज्ञात करने जाएंगे तो उसका जो अवयव होगा वो कैसा होना चाहिए, एक वर्ग अवयव की स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सब समझ में आ रहा है ना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम उसका सारणी के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एन कोटि का, एन कोटि का मतलब उसमें जितना एन कोटि होनी कि एन गुने एन हो सकता है, 2 गुने एन, मतलब कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हो वो वर्ग अवयव होना चाहिए, अगर 2 कोटि का है तो 2 गुने 2, 3 कोटि का है तो 3 गुने 3, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह तो कह रहा है कि एन कोटि के प्रत्येक अवयव a इक्वल टू ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या समिश्र, वास्तविक संख्या के बारे में भी हम जानते हैं, समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th में पढ़े होंगे। अब वास्तविक संख्या के बारे में भी हम जन्म करते हैं कि इस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, और द्वारा संबंधित करा सकते हैं जिसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, एन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव a इक्वल टू ए आई जे को एक संख्या बोले तो वास्तविक या समिश्र संख्या के द्वारा संबंधित करा सकते हैं, और यही जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम संबंधित कराएंगे किससे, वास्तविक और समिश्र संख्याओं से, जिस जब संबंधित करा देंगे उसी वर्ग अवयव को हम क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। पर सारणी को ए यानी कि इसको हम मोड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोड कहेंगे नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मोड कह देंगे तो मापांक हिंदी में कहते हैं उसको, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम सारणिक निकालने जा रहे हैं तो इसलिए इसको मापांक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, जैसे कि मतलब ऐसे भी इसको हम दर्शा सकते हैं, ठीक है, या डिटर्मिनेंट्स ए भी कह सकते हैं, या ये त्रिभुज का जो सिंबल दिख रहा है इसके द्वारा भी इसको निरूपित किया जा सकता है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स को 3 सिंबल के द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसके द्वारा, या डिटर्मिनेंट्स इसके द्वारा, या यहाँ पे जो त्रिभुज का सिंबल दिख रहा है इसके द्वारा डिटर्मिनेंट्स को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कह दे कि यदि a इक्वल टू इस तरह दिया है, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a b c d, समझा ना, ये इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, यानी कि ये इसका सारणिक हो जाएगा, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं टिप्पणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है और इसको हमें दिमाग में भी अपना रखना होगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे जो अवयव है ए के लिए हम क्या इसको, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए को ए सारणिक पढ़ते हैं, ये जो दिया है, ये दिया गया इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए सारणिक पढ़ते हैं या ए डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। इसको मापांक नहीं पढ़ेंगे, मापांक पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, कभी भी मापांक इसको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारणिक पढ़ना है। तो जब भी इस तरह में दिखाई दे देगा इस चैप्टर के अंतर्गत तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए सारणिक पढ़ेंगे, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, मापांक नहीं पढ़ेंगे, याद रखना इस बात को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, केवल वर्ग अवयवों के लिए सारणिक होते हैं, यानी केवल वर्ग अवयव हैं उन्हीं का हम सारणी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा किसी और अवयव का हम सारणी के ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वर्ग अवयव के बारे में हम जानते हैं पहले से भी, क्या, यानी कि जिसमें रो और कूलम की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो वर्ग अवयव का ही हम सारणी के ज्ञात कर सकते हैं, और सारा कोई भी अवयव हो उसका हम सारणी के ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे हमें पढ़ना है। अब कितना तरह के मिलता है, एक कोटि का अवयव का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना होता है, 2 कोटि का, 3 कोटि का, इस तरह मतलब अलग अलग मिलेगा हमको। 3 कोटि तक इसमें पढ़ना है, 4 कोटि का हमें इस चैप्टर में
यानी कि इस क्लास में 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है 1 कोटि का, 2 कोटि का और 3 कोटि का, ठीक है। तो हम 3 कोटि के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर 1 कोटि का कोई भी सारणिक होगा, 1 कोटि का कोई भी सारणिक होगा, यानी उसमें रो भी 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा, उसको 1 कोटि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया है कितना ए, और तो इसका जो सारणिक मान आएगा यानी ए का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी 1 कोटि का अगर सारणिक ज्ञात करना होगा तो जितना अव्यय दिया है, जो अव्यय दिया है वही उसका मान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम ए इक्वल टू दिया है कितना, इसको ए अवयव दिया है, अगर इसका हम सारणिक ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं इसमें तो हमको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे हम चलते हैं क्या कि द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक पढ़ेंगे। तो द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक हम कैसे ज्ञात करते हैं सबसे पहले वो सीखेंगे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि द्वितीय कोटि का अवयव होता क्या है। तो द्वितीय कोटि का अवयव का मतलब क्या होगा, उसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दे दे 2 गुने 2 कोटि का अवयव हमारा एक दिया हुआ है ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर A11 A12 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अंक रह सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं इसका हम अवयव ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका सारणिक हम जब ज्ञात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, या हम चाहे तो इसको ऐसे भी सिंबल निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कि हम इसका डिनोट करने का फॉर्मूला बताए हैं कि इस रूप में, यानी कि इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यानी कि A11 A12 और A21 और A22। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सीधा है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स है, और ये क्या है, मैट्रिक्स, यानी कि ये अवयव है, और ये क्या है, सारणिक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि 2 कोटि 2 गुने 2 कोटि का अवयव जब दिया रहता है तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि हमें हर चैप्टर मतलब हर क्वेश्चन में लगभग यूज मिलेगा। तो करना क्या है, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यानी कि इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे और दोनों को घटाकर लिख देंगे। आया समझ में बात, हमारा क्या बताया, इनके इन दोनों को गुणा कर देना है और फिर इन दोनों को गुणा कर देना, इन दोनों को गुणा में से इन दोनों को गुणा को क्या करना है, घटा लेना है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ज्ञात करेंगे कैसे। यहाँ हो जाएगा कितना A11 और क्या हो जाएगा A22 माइनस हो जाएगा क्या A21 और क्या हो जाएगा A12, ज्ञात हो गया ना। तो अगर कोई भी 2 कोटि का अवयव अगर दिया हो और हमें ज्ञात करना हो उसका मान, तो हम क्या करेंगे, यानी कि A11 का जो मान होगा A21 में मल्टीप्लाई कर देना है और A21 का जो मान होगा A12 में मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखकर क्या करते हैं, घटा देते हैं। और देखो हम एग्जाम्पल इस पर करा देंगे ना तो फटाक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे और उसका हम यूज अपना से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब इसका हम बेसिक जान लिए हैं तो जब तक हम इसका एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, हमको मालूम नहीं चलेगा कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यानी एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इसका उदाहरण नंबर 1 दिया है 2 4 माइनस 1 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो सारणिक है, देख लेना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या बताएं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करके माइनस कर देना है। तो जैसे कि मान लो इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2 दूनी के 4 और यहाँ बीच में क्या होता है, माइनस होता है ना, और यहाँ पर 4 कम 4 माइनस में 4 होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। अब हो जाएगा कितना 4 माइनस माइनस प्लस में 4 आ गया कितना 8, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। कितना आसान है, बात समझ जाएगी कि नहीं। बस अगर थ्योरी हम बढ़िया से करेंगे ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि हमारा थ्योरी जो हो वो पूरा तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि इसका गुणा इसके साथ कर दिए, इसका गुणा इसके साथ, और ये माइनस में तो इसको माइनस रख देंगे। फॉर्मूला में हम जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, और ये माइनस में क्या हो गया प्लस, दोनों प्लस में हो गया तो जोड़ दिए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बाबू एग्जाम्पल नंबर इसका 2 देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या कर रहा है, ये दिया हुआ x x+1 x-1 x का मान ज्ञात कीजिए,
यहाँ पर मान ज्ञात करने वाली बात है। फिर वही काम करना है हमको, क्या करना है, इसमें इससे गुणा करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो जब x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम साइड में गुणा करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एज यू विश, जैसी मर्जी वैसे हम कर सकते हैं। तो हम यहीं पे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जब माइनस है तो क्या करना होता है, ब्रैकेट में लिखना होता है। अगर एक डिजिट है, एक अंक है तो माइनस में है तो ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा अंक में इसको गुणा करेंगे तो एक से ज्यादा अंक में आएगा। तो जब एक से ज्यादा अंक में आएगा तो कोष्ट यानी ब्रैकेट देना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट माइनस से हम उसमें गुणा करेंगे, समझ आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से हम पहले इसमें गुणा करते हैं, इससे दोनों में गुणा करना पड़ेगा। एक्स में एक्स से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स होगा ना, यानी कि एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में 1 से एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वो माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या हो गया माइनस, एक्स में 1 से माइनस गुणा कर रहे हैं तो कितना हो गया माइनस एक्स हो गया। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 में 1 से गुणा कर दिए तो क्या आ गया 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुणा होगा ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 1, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह अगर हमसे कह दिया जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले ये देख लेना कि ये किस तरह का मतलब ज्ञात क्या करना है। यहाँ लिखा है कोई सारण लिखा है, नहीं लिखा है, तो बस हमें ये जो चिन्ह इस पे दिख रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, इसी को देखकर हमें पहचान लेना है कि हमें इसमें सारणी के ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जितना हम आपको बेसिक बताए हैं और जो एग्जाम्पल कराए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।